हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के सेशन में हम किन किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैलेंडर है क्या, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। फिर उसके बाद से दिए हुए वर्षों की संख्या में कितने लीप ईयर यानी अधिवर्ष होंगे ये निकालना सीखेंगे। और फाइनली हम विषम दिनों की संख्या भी निकालना इसी सेशन में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट से। देखिए, कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी प्राचीन रोम से। कहां से? प्राचीन रोम से। और प्राचीन रोम में अगर हम बात करते हैं प्राचीन रोम में, तो प्राचीन रोम में 304 दिन तथा 10 महीने हुआ करते थे। कितने महीने? 10 महीने। इसके बाद आए जूलियस सीजर। जूलियस सीजर इन्होंने दिनों की संख्या में 66 डेज ऐड किया और महीनों की संख्या में इन्होंने 2 महीने एक्स्ट्रा ऐड किए। यानी कि महीनों की संख्या को इन्होंने कर दिया 12 और दिनों की संख्या को कर दिया 370। इसके बाद से आए अगस्तस। इन्होंने भी कैलेंडर में व्यापक सुधार किए, लेकिन वो उतने रिलीवेंट नहीं थे। इसके 1500 वर्ष के बाद 1500 वर्ष के बाद कौन आए? रोम के 13वें पोप। रोम के 13वें पोप, जिनका नाम था ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी। इन्होंने व्यापक चेंजेस किए और ये काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट चेंजेस किए थे। इन्होंने जो इनके चेंजेस थे उनमें से एक प्रमुख था कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट के जन्म को माना 1 जनवरी और सन माना 1। ठीक है, तो इसी कारण से अभी जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से। यानी कि जो उन्होंने चेंजेस किए थे, जो कैलेंडर उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया था, उसी कैलेंडर का ही एक मॉडिफाइड रूप हम इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण से हम अभी जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे कुछ और भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है, कौन से कैलेंडर पर आधारित है? क्या पूछा जा सकता है? भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो कौन से कैलेंडर पर आधारित है। लेकिन इससे पहले यह भी प्रश्न बनता है कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और ये जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। तो याद रखेंगे इस चीज़ों के बारे में। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म को 1 जनवरी और सन 1 माना गया। जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया और ये किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आखिर कैलेंडर है क्या? कैलेंडर है क्या? तो अगर कैलेंडर क्या है इसके बारे में जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह एक सूची है जो किसी विशेष वर्ष के दिनों, सप्ताहों और महीनों को दर्शाती है। कैलेंडर क्या है? एक विशेष प्रकार की सूची है जो किसी विशेष वर्ष के दिनों, सप्ताहों और महीनों को क्या करती है? दर्शाती है। देखिए, अब जब समय की बात ही हुई तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समय का सबसे छोटा मात्रक है क्या? तो वो है सेकंड। वो क्या है? सेकंड है। सेकंड से बड़ा मात्रक क्या है? मिनट।
ठीक है। मिनट से बड़ा मात्रक क्या है? आवर, ठीक है। आवर से डे, डे के बाद में अगर हम बात करें तो वीक, वीक के बाद में अगर हम बात करें तो फोर्टनाइट, देन आफ्टर फोर्टनाइट के मंथ, एंड फाइनली ईयर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हम कहेंगे कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो हम कहेंगे 24 आवर, और ये तो आप सभी को मालूम होगा। एक वीक की अगर हम बात करते हैं तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। और एक फोर्टनाइट में 2 वीक या फिर 14 डेज होते हैं, ठीक है। एक मंथ में कितने दिन होते हैं, तो ये 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं। एक ईयर में दिनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो 365 डेज या फिर 366 डेज होता है, ठीक है। अब जब समय की बात चली ही है तो कई बार हम अक्सर सुनने को मिलता है कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये कितने वर्ष का होता है, कैसे हमें पता चलेगा? तो आज के सेशन में और अभी आपको ये पता चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिवर्सरी की, ठीक है। एनिवर्सरी की हम बात करते हैं, ठीक है। एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह जो होता है, ये टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का, 1 साल का, ठीक है। फिर इसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो एक आता है डिकेड, डिकेड यानी कि दशक, डिकेड यानी कि दशक। तो ये टाइम पीरियड कितने का होता है? 10 साल का, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें तो आता है सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रजत, रजत जयंती। क्या कहते हैं इसको? हम रजत जयंती के नाम से जानते हैं, ठीक है। रजत जयंती के नाम से जानते हैं, और ये होता है टाइम पीरियड 25 ईयर्स का, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या आता है? फिर इसके बाद से आता है आपको गोल्डन जुबली। क्या आपको मालूम है गोल्डन जुबली कितने टाइम, मतलब कितने टाइम पीरियड को हम गोल्डन जुबली के नाम से जानते हैं? अंतराल कितने का होता है? तो अगर गोल्डन जुबली की हम बात करते हैं, गोल्डन जुबली, तो ये होता है आपको, इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वर्ण जयंती। क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती, और ये होता है 50 ईयर्स का। कितने का? 50 ईयर्स। फिर इसके बाद से अगर हम बात करें तो हम प्राप्त करते हैं क्या भाई? डायमंड जुबली, डायमंड जुबली, और ये होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं हीरक जयंती। क्या कहते हैं? हीरक जयंती। और ये कितने टाइम अंतराल के बाद हम सेलिब्रेट करते हैं? तो हम कह सकते हैं 60 ईयर्स के बाद। कितने? 60 ईयर्स के बाद। हीरक जयंती के बाद आता है आपको प्लैटिनम जुबली। प्लैटिनम जुबली को हम प्लैटिनम जुबली ही जानते हैं, आप कहते हैं कि प्लैटिनम जयंती, प्लैटिनम जयंती, और ये अंतराल होता है कितने वर्षों का? 75 ईयर्स का। फाइनली इसके बाद होता है सेंचुरी। तो ये जो टाइम पीरियड होता है
ये 100 ईयर्स का होता है। क्लियर है? तो आप याद रख सकते हैं डिकेड कितने टाइम पीरियड को हम कहेंगे, 10 साल। फिर उसके बाद जुबली 25 ईयर्स, गोल्डन 50 ईयर्स, डायमंड जुबली 60 ईयर, प्लैटिनम जुबली 75 ईयर्स एंड सेंचुरी 100 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि ये जो वर्ष है हमारा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ईयर्स यानी कि वर्ष। ठीक है, तो जो वर्ष है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं सिंपल ईयर, सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लीप ईयर्स यानी कि अधिवर्ष। ठीक है, अब साधारण जो वर्ष होता है इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? इसमें दिनों की संख्या होती है 365। कितनी होती है? 365 डेज होते हैं। जबकि अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें होते हैं 366 डेज। अब अगर हम सामान्यतः आपसे ये पूछें कि भाई आप तो जानते हैं लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 365 डेज 5 आवर 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो 5 आवर 48 मिनट 45.51 सेकेंड है, इसको हम एज्यूम करके चलते हैं 6 आवर। और यही रीज़न है कि अगर 4 साल तक इसको हम इग्नोर करते हैं तो ये 24 आवर हो जाता है, जो कि एक दिन के बराबर होता है। रीज़न यही है कि प्रत्येक 4 साल के बाद हम क्या करते हैं, ईयर्स में कुल दिनों की संख्या में एक बढ़ोतरी कर देते हैं और वो कहलाता है लीप ईयर्स यानी अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब जिसमें दिन की संख्या एक ज़्यादा है। क्लियर है? थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं हम। जो हमारा सिंपल ईयर होता है इसमें कितने वीक होते हैं? इसमें वीक होते हैं, अब चूंकि हम जानते हैं कि भाई एक वीक में 7 डेज होता है, तो अगर हम 365 से में 7 से डिवाइड करें तो कितने वीक प्राप्त होंगे? 52 वीक प्राप्त होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, यानी रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होगा। और यही जो एक दिन होता है इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा डेज या फिर ऑड डेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डे या फिर ऑड डे भी कहते हैं। अगर 366 पे 7 से डिवाइड करें तो कितना प्राप्त होगा? 52 वीक एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी होती है? एक्स्ट्रा दिनों की संख्या होती है 1, और लीप ईयर्स में एक्स्ट्रा दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 2। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा प्रश्न ये बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो ईयर है वो लीप ईयर है या फिर लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष है या फिर वो साधारण वर्ष है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आप क्या याद रख सकते हैं? यदि कोई वर्ष 4 से विभाजित, यदि कोई वर्ष 4 से विभाजित हो तो वह वर्ष लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से हम याद रख सकते हैं कि यदि कोई भी दिया हुआ वर्ष किससे विभाजित हो? 4 से विभाजित हो तो वो वर्ष क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि भाई किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। उदाहरण स्वरूप यहां देख लेते हैं।
जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1972, 2008, 1998, 1978, 2014, 2020। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से आप यहाँ बता सकते हैं कि 1972 में अगर हम 72 को 4 से विभाजित करें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये क्या है, 1972 क्या है, लीप ईयर है। 2008 का अंतिम का 2 अंक क्या है, 0 और 8। अगर हम इसमें 4 से भाग दें तो ये भी पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी कि ये भी लीप ईयर है। 1998, तो 98 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये विभाजित पूरा पूरा नहीं होगा, भागफल यहाँ 24 मिलेगा और शेष 2 मिलेगा। तो जहाँ शेष प्राप्त हो रहा है इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। अब अगर हम बात करें 1978 की, तो 78 के बारे में अगर देखें तो ये भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यहाँ भी शेष 2 प्राप्त होगा, तो ये भी आपका लीप ईयर नहीं है। 2014 में देखें, 14 में 4 से भाग देंगे, शेष यहाँ भी 2 प्राप्त होगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो जहाँ पूरा पूरा भाग ना लगे इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब हम 2020 यानी कि 20 में अगर हम भाग देते हैं 4 से तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कि ये लीप ईयर है। तो इस दिए हुए वर्षों में 1972, 2008, फिर उसके बाद से 2020, यही क्या है, आपको लीप ईयर है, बाकी लीप ईयर नहीं है। कैसे याद रखेंगे, यदि कोई भी वर्ष 4 से विभाजित हो तो वो क्या कहलाएगा आपको, तो वो कहलाएगा लीप ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लेकिन लीप ईयर का जो कंसेप्ट है, लीप ईयर का जो कंसेप्ट है, अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, शताब्दी वर्ष के लिए। किसके लिए बात करते हैं, शताब्दी वर्ष के लिए। तो शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं ज्ञात करने के लिए हमें 4 से नहीं, वहां 400 से भाग देना चाहिए। तो हम यहां एक नोट लिख सकते हैं और इसे याद रखेंगे कि दिया गया शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं ज्ञात करने के लिए 400 से भाग दिया जाता है। ठीक है, कोई भी दिया गया जो शताब्दी वर्ष है वो लीप ईयर है कि नहीं, अगर आप ये ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको किससे भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग देना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो शताब्दी वर्ष है ये है क्या। तो जो 100 के अंतराल पे हो, जैसे 700, 900, 1100, या फिर हम ऐसे कहें, अभी ये मैं तो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, 700, 800, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इसी प्रकार से 1000, 1100, 1200, ये सारे जो भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हम 1200, 1300, ठीक है, इसी प्रकार लिखे हम 1600, 2000, 2400, ये लीप ईयर है कि नहीं ज्ञात करने के लिए किससे भाग देना है, यहाँ 4 से भाग नहीं देना है, यहाँ 400 से भाग देना है। अब जैसे अगर हम 700 में अगर 400 से भाग देते हैं, क्या पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो शताब्दी वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है। इसी प्रकार से अगर 900 में भी हम 4 से भाग दें तो ये भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा शताब्दी वर्ष नहीं है। सिमिलरली 1100 से लेके 1200, 1300, 1400, 1500 तक अगर हम इनमें क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं तो ये भी लीप ईयर नहीं होंगे। लेकिन जब आप भाग देते हैं किस में, 1600 में, तो 1600 में 400 से पूरा पूरा भाग लगता है, यानी कि ये लीप ईयर है।
2000 में अगर आप भाग देते हैं किससे, 400 से, तो ये भी पूरा पूरा भाग लगता है, यानी ये भी लीप ईयर है। अगर आप 2400 में भाग देते हैं किससे, 400 से, तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी ये भी लीप ईयर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, ज्ञात करने के लिए किससे भाग देना है, हमें 400 से भाग देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 100 वर्ष दे दिए जाएं, प्रथम 100 वर्ष, और पूछे जाए कि प्रथम 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा प्रश्न रहेगा वो ये कि प्रथम, क्या प्रश्न रहेगा, हमारा प्रश्न रहेगा कि प्रथम 100 वर्षों में प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमें कितना दिया गया, प्रथम 100 वर्ष दिया गया है, और हम जानते हैं जो लीप ईयर है वो कितने के अंतराल पे आता है, 4 वर्षों के अंतराल पे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहला जो 4 होगा वो लीप ईयर होगा, फिर 8 होगा, तो ये 8 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए, तो प्रथम 8 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए, 2, एक तो सन 4 और सन 8। तो इसी प्रकार से अगर प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए हैं ये ज्ञात करना है, तो यहाँ आप किससे भाग देंगे, आप यहाँ भाग देंगे किससे, 4 से। तो जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा 25। तो क्या 25 लीप ईयर होंगे, आंसर है नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि जो 100वां वर्ष होगा वो कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। वो कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। और शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं ज्ञात करने के लिए किससे भाग देते हैं हम, 400 से। तो क्या पूरा पूरा भाग लग जाएगा 400 में, 100 से 400 में नहीं लगेगा, सॉरी 100 में 400 से नहीं लगेगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ आंसर 25 नहीं, क्या होगा, 24 होगा। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, आंसर कितना होगा, 24। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होंगे और 76 यानी 76 आपको सिंपल ईयर होंगे, साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात, आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब इसी प्रकार से हम प्रथम 200 वर्षों में ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, ये अगर हमें ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 200 वर्षों में। तो हम क्या करेंगे, 200 में किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे ही आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, 50। तो क्या 50 लीप ईयर होंगे, नहीं। तभी ध्यान में आएगा कि प्रथम 200 वर्षों में शताब्दी वर्ष 2 मिलेंगे, शताब्दी वर्ष कितने मिलेंगे, 2। एक प्राप्त होगा 100 और दूसरा 200। हम जानते हैं पिछले प्रश्न में कि भाई जो 100 है वो लीप ईयर नहीं है, और जो 200 है वो भी लीप ईयर नहीं है। रीजन क्या है कि अगर हम 200 में 400 से भाग देते, क्या पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यानी 200 वर्ष जो है शताब्दी वर्ष वो भी आपका लीप ईयर नहीं है। तो कितने लीप ईयर नहीं है, 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है। तो 50 में से 2 को हम घटा लेंगे, कितना प्राप्त होगा, 48। यानी 48 जो होंगे वो लीप ईयर होंगे। तो हमारे प्रश्न में यहाँ पर हम इस हिसाब से समझ सकते हैं कि प्रथम 200 वर्षों में 48 जो होंगे, 48 जो होंगे वो लीप ईयर्स होंगे, और 152 जो होंगे वो सिंपल ईयर यानी कि
साधारण वर्ष होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि प्रथम 300 वर्षों में, प्रथम 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो क्या करेंगे हम, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 300 वर्षों में। तो 300 में हम भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 75। तो क्या 75 आपको जो है उतने लीप ईयर होंगे? आंसर है नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ हमें 3 शताब्दी वर्ष प्राप्त होंगे। पहला 100, दूसरा 200, तीसरा 300, और ये तीनों के तीनों 400 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगे, यानी कि ये सभी के सभी साधारण वर्ष होंगे, लीप ईयर नहीं होंगे। तो चूंकि ये लीप ईयर नहीं है तो कितने वर्ष होंगे, 1 2 3, तो हम 75 में से 3 घटा लेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 72 लीप ईयर होगा। प्रथम 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 72। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि प्रथम 300 वर्षों में 72 आपके लीप ईयर्स होंगे। अब बच गए कितने, तो आपके बच गए 128। 128 क्या होंगे, सिंपल ईयर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके का जो कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, वो ये कि प्रथम 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो अगर हम प्रथम 400 वर्षों की बात करते हैं तो हम इसमें किससे भाग देंगे, 400 वर्षों में हम भाग देंगे 4 से। जैसे ही 4 से भाग दीजिएगा कितना प्राप्त होगा आपको, 100। अब यहां देखिए शताब्दी वर्ष आपको प्राप्त होगा 100, 200, 300, 400। अब देखिए 100, 200 और 300 हम जानते हैं कि ये सिंपल ईयर है। क्यों सिंपल ईयर है, क्योंकि इनमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। लेकिन जब आप 400 में भाग देंगे 400 से तो पूरा पूरा भाग लगेगा, और ये कौन सा ईयर होगा फिर, लीप ईयर। तो यहाँ हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 400 वर्षों में 100, 200, 300 ये जो शताब्दी वर्ष हैं ये सिंपल ईयर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, घटा लेंगे 3, यानी प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आंसर है 97। क्या राइट आंसर होगा, 97। तो यहाँ हम क्या याद रख सकते हैं कि प्रथम 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में 97 जो होंगे वो लीप ईयर होंगे, और बच गए कितने, 303 जो होंगे वो सिंपल ईयर होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे विषम दिनों को निकालना। आजकल के एग्जामिनेशन में अगर कैलेंडर से प्रश्न पूछा जाता है तो विषम दिनों को निकालना काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके पेपर में पूछा जाता है, और कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछा गया है। जैसे कि यहाँ आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन, कितने विषम दिन यानी कि ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से तरीके से अगर हम कंसेप्ट जानते हैं तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें क्या बताना है यहाँ पे, प्रथम 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम जानते हैं कि जो प्रथम 100 वर्ष होते हैं, जो प्रथम 100 वर्ष हैं, इनमें लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर, ठीक है, और नॉर्मल ईयर यानी कि सिंपल ईयर कितने हैं। ठीक है,
तो आंसर है इस प्रश्न का कि 24 तो लीप ईयर है एंड नॉर्मल ईयर कितने हैं, 76 नॉर्मल ईयर है। और जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो कुछ कंसेप्ट हमने याद किया था, और वो कंसेप्ट क्या था, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है इसमें होते हैं 366 डेज, यानी कि 52 वीक एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसी को तो हम विषम दिन कहते हैं। तो एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2। तो अगर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं तो 24 लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 48। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। और हम यहाँ ये भी जानते हैं कि एक जो नॉर्मल यानी सिंपल ईयर होता है इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो चूंकि एक वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं, इसका अर्थ हुआ कि 76 नॉर्मल ईयर में 76 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा दिन का मतलब होता है 7 डेज अतिरिक्त, मतलब एक वीक में के बाद जो भी शेष हमारा बच जाता है वही होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम टोटल डेज को जोड़ें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 124 डेज, जो कि 7 से अधिक है। तो जाहिर सी बात, इसमें किससे भाग देंगे आप, 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, क्योंकि जो भागफल होगा वो वीक में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वही तो शेषफल के रूप में होंगे, रिमाइंडर के रूप में होंगे। तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, 5। देख लीजिए कैसे, 124 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितने चांस में जाएगा, 1 चांस में भाग जाएगा, यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ 5 होगा, फिर ये 4 आएगा और कितने चांस में जाएगा, 7 चांस में जाएगा, यहाँ 49 होगा, यहाँ मिलेगा 5। तो ये भागफल क्या हो गया आपका कि भाई 124 दिन में 17 वीक हो गए और 5 डेज एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर हमें ज्ञात करना हो कि प्रथम 200 वर्षों में कितने आपको एक्स्ट्रा डेज होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो प्रथम 200 वर्ष हैं उसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो आंसर है 48। कितने, 48। और नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें यानी साधारण वर्ष की, तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे आपको, 152। और हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल ईयर होता है यानी साधारण वर्ष, उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 152 नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे, 152। ठीक है, हम जानते हैं ये भी हैं कि कि एक जो लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है, इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, ये एक्स्ट्रा दिनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स्ट्रा दिन यानी अतिरिक्त दिन होते हैं कितने, 2। ठीक है, तो अगर एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं तो 48 लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 96। अब अगर हम दोनों को जोड़ें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 और 2 8, 15 और 9 24, 248 दिन हो जाएंगे। अब हम इसमें किससे भाग देंगे, 7 से, क्योंकि वीक के अतिरिक्त जो हमारे दिन होंगे वही तो होंगे। तो अगर हम यहाँ पे भाग देते हैं 248 में, 248 में अगर हम 7 से भाग देते हैं कितनी चांस में जाएगा, 3 चांस में, यहाँ 21 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, फिर यहाँ 38, कितने चांस में जाएगा, 5 चांस में, और ये हो जाएगा 35। यहाँ शेष कितना मिलेगा, 3।
ये जो 35 आया है ये 35 वीक हो जाएंगे और ये एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। यानी कि अगर हम 248 में भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होगा? 3। यानी कि 200 वर्षों में 3 एक्स्ट्रा डेज कहें या फिर कहें आप ऑड डेज या फिर आप कहें विषम दिन, सभी बात बराबर है। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 3। अब बारी आपकी है, आपको हमें बताना है कि प्रथम 300 वर्षों में, प्रथम 300 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। साथ ही साथ में आपको यह भी बताना है कि प्रथम 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे। क्या बताना है? अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे या फिर विषम डे कितने होंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।